नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सबसे पहले शुरुआत यहां पर चावल के साथ करेंगे, जहां पर पिछला एक साल हमने लगातार देखा कि किस तरह से सरकार के पास एक्सेस सप्लाईज है। और अगर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में हमने यहां पर इसे जो मेजर एवरेज है उससे यहां पर इसे कम रहता हुआ देखा। और जो लेटेस्ट यहां पर बुआई के नंबर्स आए हैं उसके हिसाब से अब तक चावल की बुआई यहां पर 5% से ज़्यादा बढ़ी है। क्या इसके मायने हैं, किस तरह की सप्लाईज यहाँ पर बनकर आ सकती हैं और इसका प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बासमती मिलर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पंजाब के वीपी रंजीत सिंह दोसान। रंजीत जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। और कैसे देखते हैं आप फिलहाल बुआई के नंबर्स, क्योंकि ऑन द पॉजिटिव साइड है, बाजार को ये भी लगता है कि इस बार भी फसल अच्छी खासी देखने को मिलेगी और प्राइसेस पे एक दबाव इस वजह से बना रह सकता है। नमस्कार मैडम। मैम जहाँ तक हम बासमती की बात करें, बासमती की बजाई तो थ्रू आउट इंडिया हर साल बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर भी हमने जो टारगेट अचीव किया है 60.65 लाख टन, जो कि अप्रोक्सीमेट $5.87 बिलियन है। तो बासमती में पंजाब और हरियाणा की बात करें तो कुछ क्रॉप कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल इंडिया की बात करें तो कम्युनिटी जो क्रॉप है उसकी बुआई बहुत अच्छी है, क्योंकि मानसून बहुत अच्छा आ रहा है। हमारे जो फसल है वो अच्छी निकल के आएगी और हमें उम्मीद है कि हम इस टारगेट को भी आगे लेके जाएंगे। जो बासमती की बात है, जो रही बात नॉन बासमती की, तो नॉन बासमती जैसे मानसून के डाटा आ रहा है कि बहुत अच्छी बिजाई है, आप बता रहे हो 5% प्लस होके आ रही है, तो उम्मीद करते हैं कि बासमती में भी, नॉन बासमती में भी अच्छी खासी क्रॉप हमें देखने को मिलेगी। और रही बात प्राइस की, मैम प्राइस तो ऑलरेडी पहले ही बॉर्डर प्राइस पे है। प्राइस तो हमारी एक्सपोर्ट में हम बात करें तो इंडिया एक तरफ तरीके से बाहर है। म्यांमार सबसे नीचे प्राइस में प्ले कर रहा है। आज की डेट में $375-380 पर टन की एफओबी प्राइस आ रही है। तो प्राइस तो पहले ही बहुत बॉटम पे चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास भी अच्छा खासा स्टॉक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन्फ्लेशन में तो कहीं ऊपर जाता दिखता नहीं है, राइस की बात करें तो। वेल जी हाँ, एब्सोल्युटली रंजीत जी, भावों में ऊपर जाएगा ऐसा हम काफ़ी सारे बाकी मार्केट पार्टिसिपेंट से भी बात करते हैं, उनका भी यही मानना है कि भाव यहाँ पर ऊपर नहीं चढ़ेंगे, लेकिन एक सप्लाई या एक सरप्लस वाली सिचुएशन कंसर्न के तौर पर यहाँ पर उभर सकती है, क्योंकि पिछले साल से कैरी फॉरवर्ड काफ़ी है, सरकार के पास बहुत है। इस बार फिर से बुआई अच्छी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अवेलेबिलिटी को लेकर आपकी क्या सेंस है? और जैसे आपने कहा एक्सपोर्ट में हम कॉम्पिटिटिव तो हैं, लेकिन क्या एक्सपोर्ट का क्वान्टिटी बढ़ता हुआ देखते हैं आप? नहीं मैम, जहाँ तक सरकार के पास जो स्टॉक है बहुत ज्यादा बफर स्टॉक है। हम आज के पीछे जो पास्ट की हिस्ट्री में सबसे ऊपर स्टॉक लेके चल रहे हैं, तो कहीं भी ये नहीं लगता कि इन्फ्लेशन प्राइस जो ऊपर जाएगा। रही बात एक्सपोर्ट की, मैम एक्सपोर्ट में हम कहीं भी मीट नहीं कर पा रहे प्राइस हमारे, क्योंकि हमारे यहाँ एमएसपी सपोर्ट करती है। अगर ड्यू टू एमएसपी जो फार्मर की फसल बहुत अच्छी रेट में बिकती है, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में लॉजिस्टिक हमारी ऊपर है। हम पंजाब और नॉर्थ में जहाँ बैठे हैं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो इंटरनेशनल मार्केट से एक तरफ से हम इसको बहुत पीछे चले गए। तो उम्मीद करते हैं कि शायद अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छा सपोर्ट नहीं रहा, तो हमें उम्मीद नहीं है कि इस साल हमारी जो टारगेट है वो पिछले साल वाले भी अचीव कर पाएंगे। रंजीत जी, जब आप सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां से कुछ मेजर्स आएगा, तो क्या कुछ बातचीत है सरकार से और क्या एक्सपेक्टेशन है? सरकार से जो बातचीत, हम तो ये कहते हैं जो पिछले साल दो चीजें मैम जो मेजर थी, एक तो इंटरेस्ट सबवेंशन था। सरकार कहीं ना कहीं 1% जो एक्सपोर्ट के लिमिट की बैंक जो फैसिलिटी के अगेंस्ट जो उसकी देती थी, सबवेंशन देती थी, वो 31 दिसंबर के बाद इन्होंने बंद कर दिया। और जो दूसरी था मैम, जो रोड टैप था, इन्होंने वो तो अभी एक साथ शुरू किया, लेकिन जो इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए हम बात कर रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं वो जो 3% का इंटरेस्ट, तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन बढ़ती है। हम इंटरनेशनल मार्केट में कहीं कम्पीट कर पाते हैं। तो सरकार से हमारे पहले 2 बार मीटिंग भी हुई है। अभी यूएस के लिए भी जैसे जा रहे हैं जो अपने गोयल साहब, तो अभी हमारी नेक्स्ट मंडे की मीटिंग है। तो उसमें बासमती का भी हम लेके जा रहे हैं और इंटरेस्ट सबवेंशन की बात है, नॉन बासमती की बात है। तो सब अपने मुद्दे हम रख रहे हैं, सरकार के साथ बातचीत चल रही है। उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से कोई अच्छा रिजल्ट ही आए। जहाँ तक भारतीय डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात है रंजीत जी, यहाँ पर अब क्या सेंस है? क्या हमने यहाँ पर भी डिमांड ग्रोथ बढ़ते हुए देखी है? एक्सपोर्ट मार्केट तो जैसे आपने बोला कुछ चिंताएं वहाँ पर है ही, लेकिन डोमेस्टिक इंटरनल मार्केट्स के क्या सीन है? इंटरनल बात है, डे बाय डे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैं वो तो उम्मीद करते हैं कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी वो, लेकिन उससे ज्यादा हम अपना स्टॉक लेके चलते हैं। अगर एमएसपी की बाइंग की बात करते हैं, गवर्नमेंट के पास 500 लाख टन से ज्यादा का स्टॉक मेंटेन है। तो सरकार को अभी भी पंजाब और नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पे सबसे ज्यादा एमएसपी पे ऊपर सरकार की परचेज होती है, अप्रोक्सीमेट 200 लाख टन पंजाब से पहली परचेज होती है, जिससे 125 लाख टन चावल बनता है। तो सरकार वहां पे भी, सरकार को अभी परेशानी है।
कि स्टोरेज के लिए राइस की स्पेस नहीं है। हरियाणा भी सेम पोजीशन है। तो सरकार के पास सफिशिएंट स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि कहीं अगर लोकल में बाइंग बढ़ती भी है, लोकल में अगर कंजप्शन बढ़ती है तो स्टॉक सरकार के पास, सरकार वैसे भी ओएमएमएस में राइस अवेलेबल करा रही है। तो लोकल अगर बाइंग बढ़ती है, कंजप्शन बढ़ती है तो मीट कर जाएगी, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत आने वाली है। पर लोकल कंजप्शन बढ़ने के बावजूद भी हमारे पास बहुत अच्छी क्रॉप आने वाली है, जो एक हमारे लिए एज एक्सपोर्टर और एज ए मिलर और चिंता का विषय कि सरकार इसको कैसे संभालेगी। हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर डिमांड नहीं आती तो ये स्टॉक हमारे अंदर इंडिया में रहेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत करने वाला है। रंजीत जी, एक फाइनल सवाल, और इतनी ज़्यादा फसल है यहाँ पर, उसके बावजूद भी सोइंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, वो इसलिए क्योंकि किसानों को लगता है कि जो भी उगाया जाएगा एमएसपी पे निकल जाएगा? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हम जैसे छत्तीसगढ़ में, एमपी में इतना बड़ा बोनस अमाउंट है फार्मर को। तो देखो, एक एफडीआर के रूप में एक पैडी की क्रॉप दिखती है, उसको लगता है आज कहीं कर दी, और 90 डेज और 120 डेज में हमारे पास एक एफडी की अमाउंट सरकार की तरफ से आ जानी है। सरकार को हमारी ये भी है कि पैडी के लिए और राइस में कुछ ना कुछ सरकार को इसके सामने दूसरी क्रॉप को बढ़ोतरी देनी चाहिए, चाहे वो मेज है, चाहे बासमती है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान करना चाहिए, ताकि ये नॉन बासमती राइस कहीं ना कहीं कुछ कम करके हम इसको, वाटर टेबल का भी इशू कल को आएगा, बहुत सारे इशू है। हमारी यही है कि एमएसपी से फार्मर को जरूर मिलनी चाहिए, पर उसके सामने इसकी लिक्विडेशन जो है स्टॉक की, वो भी बहुत बड़ा एक मैटर है सरकार के लिए और हमारे ट्रेड के लिए। ऑलराइट, तो क्लियरली चावल को लेकर काफ़ी सारी चिंताएं यहाँ पर है। बुआई अच्छी खासी है, लेकिन वो एक तरफ है क्योंकि प्राइसेस यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी गिर चुके हैं। एमएसपी बढ़ने की वजह से एक्सपोर्ट्स में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। कुछ चीज़ें यहाँ पर चाहिए होंगी सरकार से भी टू पुश एक्सपोर्ट्स के नंबर्स यहाँ पर। और जहाँ तक स्टोरेज की बात है, वो भी ऑफकोर्स एक चिंता ही है, क्योंकि कितना ज़्यादा सरकार यहाँ पर प्रोक्योर कर पाएगी। तो काफ़ी सारे मुद्दे फिलहाल यहाँ पर चावल एज अ बिजनेस में आते हुए। रंजीत जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, और वो सारे के सारे मुद्दे हमारे दर्शकों को उससे अवगत भी कराने के लिए। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात अब यहाँ पर कॉटन की कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन की कीमतों में दबाव है। वहीं भारत में 20 जून तक कॉटन की बुआई पिछले साल से करीबन 2% जैसी बढ़ी है। वहीं मौसम विभाग अच्छे मॉनसून की इस बार यहाँ पर बात कर रहा है। इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। अरुण सेक्सरिया हमारे साथ हैं, एमडी डीडी कॉटन के। अरुण जी नमस्कार। सबसे पहले बुआई के नंबर्स पर आपका रिएक्शन। नमस्कार। देखिए मनीषा जी, जहाँ तक बुआई का नंबर्स है, लास्ट ईयर काफी कमती हुआ था बिकॉज ऑफ रेन्स एंड ऑल। इस साल अभी बरसात पानी सब जगह अच्छी हुई है, इसके कारण सोइंग भी काफी अच्छी हुई है। तो इट वाज वेरी एक्सपेक्टेड कि भी लास्ट ईयर के मुकाबले में इस साल की सोइंग ज्यादा होगी अभी। और सेकेंडली, गवर्नमेंट ने जो एमएसपी का जो अनाउंसमेंट किया था और काफी सब्सटेंशियल अमाउंट बढ़ा दिया है, तो उसके कारण हमारे को ऐसा महसूस है कि भी तेलंगाना साइड में भी बिजाई अच्छी होगी और महाराष्ट्र में भी मेनली मराठवाड़ा और विदर्भ साइड में बिजाई अच्छी होने की संभावना है। तो लास्ट ईयर के मुकाबले में एटलीस्ट अबाउट जितनी शॉर्टफॉल हुई थी उसमें से अबाउट 5-6 लाख हेक्टेयर ज्यादा बढ़ के हो सकता है। अरुण जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जो क्यूज हैं, इंडियन मार्केट्स उसको कितना ले रहा है पहले तो वो, और इवन एज यहाँ पर बुआई अच्छी हुई है, ईल्ड को लेकर कुछ चिंताएं हैं क्या? क्योंकि हमने आउटडेटेड सीड्स की चर्चाएं कितनी बार की हैं। देखिए, सीड आउटडेटेड है ये तो सबको पता है और गवर्नमेंट को भी पता है, बट ना गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है कि भी उनको हाइब्रिड सीड्स ज्यादा करनी है रादर देन जो रेगुलर सीड जो इन लोग कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, हम लोग जीएमओ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें उनको टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। बट जहाँ तक आपका आउटटर्न का सवाल है, लास्ट ईयर आपकी ईल्ड आप देखेंगे तो लास्ट ईयर ईल्ड वाज अबाउट 450 के आसपास ईल्ड है। इस साल भी मार्जिनली ईल्ड बढ़ने की संभावना है, ज्यादा ईल्ड बढ़ने की संभावना नहीं है। एज फार एज इंटरनेशनल डिमांड इज कंसर्न्ड, आपका इंटरनेशनल डिमांड का सवाल था ना? हाँ जी, हाँ जी। इंटरनेशनल डिमांड का सवाल है। एक्सपोर्ट तो नहीं के बराबर ही चल रहा है, मुश्किल से खाली आपका बांग्लादेश को आप जा रहा है या थोड़ा बहुत मारा आपका वियतनाम को जा रहा है, वो भी आपकी सेकंड और थर्ड ग्रेड क्वालिटी जो जा रही है, वो कैटेगरी की क्वालिटी वो जा रही है। अच्छे माल के अंदर आज भी अपने हिंदुस्तान में जो रुई की कॉस्ट आ रही है वो इंटरनेशनल कॉस्ट से एटलीस्ट 5 से 7 सेंट पर पाउंड C&F में डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 75-76 सेंट्स की कॉस्ट आ रही है लैंडेड प्लस ड्यूटी में ब्राजील की कॉटन, विच इज अमंग द बेस्ट कॉटन इन दी वर्ल्ड। एंड इंडियन कॉटन की आपकी कॉस्टिंग आफ्टर ऑल दी बेनिफिट्स व्हाट गवर्नमेंट इज गिवन, उसकी कॉस्टिंग आती है अबाउट 82 to 83 सेंट्स। तो ये जो डिफरेंस है
6-7 सेंट का ये डिफरेंस, जब तक ये डिफरेंस मैनेज नहीं हो पाएगा या कमती नहीं होएगा, इंडियन मिल्स को एक्सपोर्ट मार्केट में यार्न बेचना बड़ी कठिनाई होगी, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक एडवांस ऑथराइजेशन का सवाल है, ओके, एडवांस ऑथराइजेशन में आप कर सकते हो कंपेयर, बिकॉज देयर इज डिफरेंस ऑफ प्राइस इज वेरी वेरी लेस, बिकॉज आपको ड्यूटी फ्री में आप इंपोर्ट कर सकते हो और आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट भी मिलता है। बट कितने मिल वाले इंपोर्ट करते हैं और एडवांस ऑथराइजेशन में? हार्डली अबाउट 10% ऑफ द मिल्स। बाकी मिलों को तो सबको डोमेस्टिक के हिसाब से करना पड़ेगा। सो मेरे हिसाब से जब तक ये ड्यूटी का मसला नहीं है, एमएसपी का मसला नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड सुधरने की चांसेस बहुत कमती है ग्लोबली। I don't think so. We are looking for a very bullish textile value chain at all for next. एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल अरुण जी, और जैसे आपने कहा एक्सपोर्ट्स को लेकर तो काफ़ी सारी चिंताएं हैं ही, और बढ़ता हुआ एमएसपी सभी के लिए एक सिरदर्द टाइप्स का यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जहाँ तक इंपोर्ट की बात है, कॉटन का इंपोर्ट अच्छा खासा क्वांटिटी में होता हुआ नजर आ रहा है। इवन एज वो 11% की इंपोर्ट ड्यूटी है, उसके बावजूद भी नंबर्स बड़े हैं। अभी देखिए, आज की तारीख में आप बात करोगे तो लास्ट 10 दिन में सीसीआई ने नहीं करके भी कम से कम 15 से 18 लाख गांठ बेच दी है। क्यों बेच दी है? नंबर 1, प्राइस कमती की है। नंबर 2, ये डिमांड के कारण बिकी नहीं है माल। अभी गवर्नमेंट ने डिलीवरी दी है 3 महीना की, 90 डेज की डिलीवरी दी है। अभी आपने माल जून एंड में लिया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने तक आपको माल मिल जाएगा, और नई एमएसपी आपकी चालू होगी अक्टूबर में, जो कि इस साल की एमएसपी से 700 से 800 रुपया ऊंची है। तो सबकी एक ही धारणा है कि भाई चलिए अभी अपन 3 महीने का डिलीवरी मिलता है, अपन माल उठा लेते हैं, तो जब भी ऊपर बाजार खुलेगा, नया क्रॉप खुलेगा, वो आज के भाव से ऊंचे भाव में खुलेगा। सो दैट इज द एंटिसिपेशन जो मिल वालों ने माल लिया है, वो उस एंटिसिपेशन से माल लिया है, ना कि कोई डिमांड में सुधार हुआ है या कोई उसमें सुधार हुआ है। सो आने वाले वक्त के अंदर मेरे को लगता है इंपोर्ट की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है, बिकॉज न्यू क्रॉप ब्राजील में चालू हो जाएगा, न्यू क्रॉप आपका ये यूएसए में चालू हो जाएगा। तो बेसिस अगर इम्प्रूव हो जाएगा, और तो इंपोर्ट होने की इस साल की 35-40 लाख गांठ की इंपोर्ट है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है 50 का आंकड़ा भी पूरा हो सकता है। बहुत बड़े नंबर्स हैं वो यहाँ पर, और एमएसपी का एक काउंटर इफेक्ट यहाँ पर हमने होता हुआ देखा है, क्योंकि एमएसपी की वजह से भारतीय बाजारों के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से वहाँ पर प्राइसेस कमज़ोर हैं। तो क्लियरली एक कैट 66 वाली सिचुएशन यहाँ पर बनती हुई। बहुत शुक्रिया अरुण जी। हमारे साथ अब शो में एंजल वन के प्रथमेश माल्या और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। एक और नए हफ्ते की शुरुआत, और पिछला हफ्ता यहाँ पर काफ़ी असमंजस वाला रहा, लेकिन इंटरेस्टिंग दिन है आज, क्योंकि आज महीने की और क्वार्टर की और फर्स्ट हाफ की लास्ट ट्रेडिंग डे है। और अगर ये फर्स्ट हाफ यहाँ पर देखा जाए प्रथमेश, तो बहुत बड़ी गिरावट डॉलर इंडेक्स में देखने को मिली है, और बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स यहाँ पर प्लैटिनम की तरफ से है, जहाँ पर 50% की तेज़ी है। लेकिन चांदी ने क्लियरली सोने को यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है। तो पहले सिल्वर पर ही व्यू ले लेते हैं। कैसे देखते हैं आप फर्स्ट हाफ को, और अब सेकेंड हाफ के लिए क्या सेंस है? आई थिंक मनीषा, जितने भी अनसर्टेन सिचुएशंस थे वहां पे क्लैरिटी ऑफ थॉट कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, और फ्रेश मोमेंटम अगर आपको इन दोनों ही काउंटर में, गोल्ड का है या सिल्वर का है या फिर कमोडिटीज एक्रोस कॉर्नर का है, यहाँ पे फ्रेश सेट ऑफ आपको अनसर्टेनिटीज चाहिए अगर इन कमोडिटीज को बूस्ट करना है। फिलहाल के लिए वो ना के बराबर है, हालांकि टिडबिट्स में आपको वोलेटिलिटी दिखती रहेगी। तो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि यहाँ से मोमेंटम किस तरफ का है, तेजी आने के लिए और फ्रेश सेट ऑफ फैक्टर्स हो गए, फिलहाल के लिए रेंज बाउंड मोड रहेगा। गोल्ड स्पेसिफिकली 93,000 तक एक बार पॉसिबल है, नीचे आ सकता है। सिल्वर एक बार 1,03,000 तक नीचे आ सकता है। ऊपर वाला जोन सिल्वर के लिए 1,10,000 और नीचे वाला जोन 1,03,000। गोल्ड के लिए 93,000 नीचे वाला जोन, ऊपर वाला जोन 96,500। तो इस रेंज में आपको गोल्ड और सिल्वर दोनों ही रह सकते हैं। जो लोग ट्रेडर्स हैं उनको अगर ट्रेड करना है फिलहाल जस्ट डे और टू, तो आपको एक 500 रुपए का मूव गोल्ड में देखने को मिल सकता है, अपसाइड रेंज 96,000। और इनको अगर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखना है तो 95,500 के करीब इनको बाय करना चाहिए, 95,350 का स्टॉप रखना चाहिए, ऊपर में 95,800 और 96,000 के टारगेट रहेंगे। तो ये नंबर्स यहाँ पर आते हुए सोने और चांदी दोनों में ही, और जिस तरह की चॉपीनेस यहाँ पर मार्केट्स में है, वंदना आपको क्या लगता है? आपसे सोने के बारे में दोबारा पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर आपको क्या लगता है, ज्यादातर सेल ऑन रैलीज वाले कॉल्स यहाँ पर? जी मनीषा, मैं अग्री कर रही हूँ यहाँ पे। और एक चीज़ है कि एक तो शॉर्ट वीक रहेगा ये, और फ्राइडे क्लोज है यूएस, और डेटा जो है अनएम्प्लॉयमेंट और
अनएम्प्लॉयमेंट है, नॉन फार्म पेरोल, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, ये तीनों डेटा यहाँ पे नेगेटिव हैं। तो बहुत ज़्यादा फॉल तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि एक कॉन्ट्रा मूव निकल के आ रही है। गोल्ड में बहुत ज़्यादा अपसाइड मुझे फिलहाल नहीं लग रहा, 3200 पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन कंसंट्रेशन है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि आज के दिन के लिए मैं सहमत हूँ यहाँ पे प्रथमेश से। यहाँ पे एक बाइंग निकल के आ रही है 95,800 के करीब, यहाँ पे एक बाइंग की जा सकती है। छोटा सा टारगेट रखना होगा 96,200 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 95,600 का। लेकिन सिल्वर काफी हिटअप हुई थी रैली। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से चाइना का पीएमआई डेटा भी यहाँ पे नेगेटिव आया है, आने वाली जो डेटाज है वो भी नेगेटिव एक्सपेक्टेड है, तो थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे सिल्वर को 1 से 2 दिन में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन निकल के आ रही है कि 1,05,000 के करीब यहाँ पे सेल करना चाहिए सिल्वर को। 1,04,200 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस रखना होगा 1,05,400 पे। और इन दिनों गोल्ड सिल्वर रेशियो पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जो सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा वो 9 जुलाई को रहेगा कि किस तरीके से ट्रेड डील उभर के आती है। उससे पहले मार्केट थोड़ा रेंज में रहेगा। हम्म। जी हाँ, काफ़ी सारा आगे जाकर यहाँ पर चीज़ें हैं वॉच करने के लिए, काफ़ी सारे डेटा इस हफ्ते में भी है, और ऑफ कोर्स 9 जुलाई सबसे इंपॉर्टेंट दिन वहाँ पर रहेगा। कच्चे तेल की बात अब यहाँ पर कर लेते हैं, और इसके लिए 5 या 6 जुलाई का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथमेश, जब ओपेक एंड एलाइज की मीटिंग है, काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर इन करता हुआ नजर आया है बाजार, और फिर से नजर अब यहाँ पर हायर सप्लाईज पर। क्लियर है मनीषा, आई थिंक जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आउट ऑफ सिचुएशन है। इजराइल ईरान अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, हालांकि टिडबिट्स ऑफ वोलेटिलिटी यहाँ पे मिलती रहेगी। ओपेक की तरफ से अगर इस मीटिंग में जो संडे को है तो वहाँ पे भी आउटपुट जो है वो बढ़ाने का ही एक्सपेक्टेशंस है। तो कंटिन्यूसली फिफ्थ टाइम ऐसा होगा जहाँ पे ओपेक जो है अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने की ही बात करेंगे। तो सप्लाई साइड वेल बैलेंस्ड है, और वेल बैलेंस सिचुएशन में पॉसिबिलिटी ऑयल के लिए नीचे की तरफ का ही रुख है। और मेरे ख्याल से WTI जो है 64 के करीब है, यहाँ पे मुझे $60 जो है बेस बन के दिखाई दे रहा है। M6 में अगर ये ट्रांसलेट करें $1 का मूव करीब 80 रुपीज के हिसाब से पकड़े तो अराउंड 400 रुपीज का करेक्शन। तो आप स्पेसिफिकली क्रूड में नीचे वाला जोन जो रहेगा वो 5100 का रहेगा, ऊपर वाला जोन रहेगा वो 5750 का रहेगा। फिलहाल ये 5500 के आसपास है। तो ये पॉसिबिलिटी अच्छी है यहाँ से नीचे की तरफ, जो है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बनेंगे। लेकिन आज के लिए अगर स्पेसिफिक कोई बात करें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे अगर गिरता है 5560 के करीब तो इसको बाय करने की सलाह है। 5480 का स्टॉप, ऊपर में 5750 के टारगेट रहेंगे। बट एक पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ही क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से दो काउंटर पे काम करना है। एब्सोल्युटली, गोल्डन वर्ड्स की पोजीशंस कैरी नहीं करनी है, कॉशियसनेस यहाँ पर लगातार बरतनी है। कॉपर आपकी स्क्रीन्स पे लेके आएंगे, क्योंकि अगर हम जून का महीना देखें तो कॉपर में करीबन 5% की तेजी अब तक देखने को मिली है। आज का दिन भी इन द पॉजिटिव, 900 का आंकड़ा काफ़ी समय से हम उसकी बात कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ देखने को नहीं मिला है। लेकिन प्रथमेश, करीबन 25% की तेजी हमने यहाँ पर कॉपर में भी आते हुए देखी है इस साल में। आपको लगता है सेकेंड हाफ इसी तरह से परफॉर्म करेगा? आई थिंक 820 से लेकर 890 यानी 900, ऑलमोस्ट अराउंड 10% का मूव जस्ट पास्ट 1 मंथ में ही आया है। सो 25% की मूव में से जो 10% का मूव जस्ट विद इन 1 मंथ आया है, जहाँ पे टैरिफ अनसर्टेनिटीज, इजराइल ईरान वॉर, सब जितने भी अनसर्टेनिटीज थे यहाँ पे थे। पर मेरे ख्याल से फ्रेश सेट ऑफ फैक्टर्स या ट्रिगर चाहिए कॉपर के लिए, वो चाइना की तरफ से ही आएगा। चाइना की तरफ से कुछ स्टिमुलस मिलता है तो कॉपर में यहाँ से रैली और बढ़ सकती है। अदरवाइज फिलहाल के लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। M6 में पॉसिबल है अपसाइड 915 तक अपसाइड, और नीचे में करीब 870, तो इस रेंज में आपको कॉपर दिखेगा। फिलहाल के लिए जो डे ट्रेडर्स है और वोलेटिलिटी को प्ले करना चाहते हैं, वो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट कॉपर का सेल करने की सलाह रहेगी 897 के करीब। 901 का स्टॉप लगा है, टारगेट नीचे में 887 के लिए। ये तो बात हुई कॉपर की। वंदना, एल्यूमिनियम जिंक कैसे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बढ़त है, एल्यूमिनियम ने एक्चुअली आउट परफॉर्म किया है जून के महीने के लिहाज से। जी मनीषा, हम लोगों ने वन बाय वन सब में मूव आता हुआ देखा है। शॉर्ट स्क्वीज गोल्ड से शुरुआत हुई, फिर ये सिल्वर आया, प्लेटिनम आया, कॉपर आया, मुझे अब जिंक में और एल्यूमिनियम में मूव लग रही है। एल्यूमिनियम को एक फायदा मिला था जब क्रूड ऑयल को भी यहाँ पे काफी ज्यादा अपसाइड देखने को मिला था, प्रीमियम यहाँ पे हायर साइड है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाइंग जोन में ही रहना चाहिए, 249 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन होगी।
251 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 248 का। और बॉक्साइट प्राइसेस यहाँ पे रिसेंटली बढ़े हैं, आयरन ओर के प्राइसेस भी बढ़े हैं, तो स्टील में और एल्यूमिनियम में मुझे एक मूव लग रहा है अपसाइड का। और जिंक में यहाँ पे जो अपसाइड है कंटिन्यू रहना चाहिए, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट करनी चाहिए बहुत ज्यादा। हालांकि अभी आज के दिन में एक करेक्शन है, तो आज के दिन में मुझे लग रहा है कि 259.5 के नीचे यहाँ पे आप सेल पोजीशन ले सकते हैं। जो टारगेट होना चाहिए 258 का, स्टॉप लॉस होना चाहिए 260.5 का। लेकिन कितनी का अगर पोजिशनल व्यू है तो मेरे ख्याल से करेक्शन पे बाय करिए, और 265 मुझे एक्सपेक्टेड है कि जिंक में आना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पर तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस बनते हुए नजर आ रही हैं, और जैसे कहा गया कि एक के बाद एक हमने कमोडिटीज़ यहाँ पर चलते हुए देखी हैं, तो क्लियरली पैसा यहाँ पर मूव करता हुआ नजर आया है। और मेटल्स में पिछले कुछ समय से हमने पॉजिटिविटी बनते हुए देखी है, और शायद ये हम इसको स्पिल ओवर या मूव ओवर भी करता हुआ देखेंगे सेकेंड हाफ के लिहाज से। आप देख सकते हैं आज की बेहतरीन परफॉर्मेंस एक्चुअली हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम में आती हुई देखी है। बहुत शुक्रिया प्रथमेश, वंदना, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और उस वॉल्टिलिटी की सेंस बनाने के लिए। इसी के साथ हमें भी दीजिए इजाज़त, क्योंकि हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए आवाज़ समाचार।